नमस्कार। इस हफ्ते दूरदर्शन की समाचार शुरू होने से पहले मैं स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगी मूक नायक के फाउंडिंग एडिटर मीना कोतवाल जी को। ये इंटरव्यू मुझे करना है, प्लीज मुझे दीजिए। जिस तरह का आप सटायर करती हैं, तो क्या शासन प्रशासन का भी कोई प्रेशर रहता है कि नहीं तुम ये नहीं करोगी, या इस तरह के करने से आपकी नौकरी को, आपकी फैमिली को कभी डर लगता हो कि मैं दूसरा ये तुम क्या कर रही हो, इससे हमें। हस्बैंड का क्या है कि वो कहते हैं कि देखो मैं तो जेल के पास में प्लॉट देख रहा हूँ, तुम वही रहना। मेदुसा ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप मेदुसा को जानती हैं, बहुत ही अच्छा सटायर करती हैं और मेदुसा का स्वागत करेंगे हम मूक नायक में। थैंक यू वेरी मच मीना जी। सबसे पहले तो इतना लायक समझने के लिए मुझे, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक जोक चल रहा है कि मीना जी ने इससे पहले राहुल जी का इंटरव्यू लिया है और राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद हमारा तो ऑलरेडी 7वें आसमान पे हूँ। बहुत सारे फैन हैं आपके, इवन मैं भी बहुत फैन हूँ। विषय का चयन की अगर हम लोग बात करें तो एक किसी ने कहा था, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी इस वक्त किसने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश में कंटेंट की कमी नहीं है। इतना सारा इंफॉर्मेशन और इतने सारे मौके हमको मिलते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस ही आजकल ऐसा हो गया है। तो और एक और कहावत चलती है कि हमारे देश में आज की डेट में जो कॉमेडियन है वो पॉलिटिक्स की बात करता है और जो पॉलिटिशियन है वो एक्चुअली में कॉमेडी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सही लगती है वो चीज़ और मुझे लगता है कि इसी वजह से इतना सारा जो मेरे कंटेंट का श्रेय मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए पॉलिटिशियंस को, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो इतनी ज़्यादा इलॉजिकल होती है और इतनी ज़्यादा कभी कभी गलत होती हैं, और कंटेम्प्रेरी जो उनका एक्चुअल का रवैया है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके इतने इतर हो जाता है कि वो सटायर अपने आप में बन के मेरे लिए तैयार हो जाता है। तो मुझे अगर कोई पूछे कि आप कैसे बनाती हैं, तो मेरे को सवाल का जवाब कभी नहीं आ पाता, क्योंकि मुझे लगता है ये तो है ही, मुझे बस पिक एंड चूज करना है और उस हिसाब से मैं उसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। उसके अलावा आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ माँ बाप ने सिखाया है, कुछ यूनिवर्सिटी ने सिखाया है जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। पहले डीयू में मैं पढ़ी थी, उसके बाद जेएनयू में पढ़ाई हुई है। तो जेएनयू में जो सीखा जो डीयू में सीखा, उन सब की वजह से जो एक आइडियोलॉजी बनी है, उसको लगता है कभी उसके इतर अगर कुछ होता है, उसके अलावा उसके अलग कुछ होता है, उससे अगेंस्ट कुछ होता है, तो वो चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है और तब लगता है कि नहीं, बिना बोले तो नहीं रहा जा पाएगा। और समाज और समय आज के समय में इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है कि अगर आप डायरेक्टली कुछ कहते हैं तो आप पे टारगेट बन जाता है। तो इसीलिए ह्यूमर का सहारा लेना मैंने सही समझा और कभी सोचा नहीं था कि ह्यूमर करेंगे, क्योंकि मुझको लगता नहीं था कि मेरा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है भी, बट लेकिन अब कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेरे लिए उतना ही बहुत वो है। तो ये विचार आपके कब से आए, क्योंकि आप जैसे शुरुआत से ही इस तरह से सोचती थी कि पॉलिटिशियन का इस तरह से सटायर बनाना है, या जो विचारधारा अभी आपकी बनी है वो अभी आई है या बहुत पहले से ही है? नहीं, एक्चुअली सीखा है बहुत कुछ मैंने, खासकर ये पिछले 8 सालों ने बहुत कुछ ही सिखाया है। और सबसे पहली सीख तो ये थी कि बिना बोले अब नहीं रहा जाएगा, बिना किसी चीज़ का एक जो समाज में जो डिफरेंस पैदा हो रहा था, जो डिवाइड पैदा हो रहा था, जो डिफरेंस हमको दिख रहा था कि जिसके पास हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है, जो प्रिविलेज्ड है और जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो नॉन प्रिविलेज्ड है, उनके बीच का जो डिफरेंस इतना ज़्यादा बाहर आ रहा था। और उसके अलावा भी एक जो नफरत, मुझे लगता था कि एक समय में इन नफरत करना इंसान की फितरत में ही है। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू नॉट लाइक समवन, टू नॉट बी कंप्लीटली अग्रीइंग टू विथ समवन, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंट रूप में बाहर आई है पिछले कुछ सालों में। तो मुझे लगा था कि तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने आप में भी सीखा कि मैंने ये देखना शुरू किया कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, मैं कौन सी चीज़ को फॉलो कर पा रही हूँ, मुझे किस बात से मैं किस बात से वो ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं किस बात को अग्री करती हूँ, किस बात से नहीं करती। उससे मुझे अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी है। मेरे कॉलेज की जीवन के शुरुआती सालों में मुझे लगता था कि इंसान अगर हार्ड वर्क करता है, इंसान के पास अगर हार्ड वर्क से उसकी मेरिट बनती है और मेरिट से ही उसका आगे के जीवन में उसकी तरक्की का डिसीजन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन वो धारणा धीरे धीरे जब लोगों से मैं मिली, जो मेरे दोस्त बने, मेरा सर्कल बना, नॉट जस्ट इन जेएनयू बट इवन इन डीयू एज वेल, तो उसमें धीरे धीरे पता लगना, और किताबें ऑब्वियसली जब शुरुआत करी, किताब पढ़ना शुरू कर, रीडिंग पढ़नी शुरू की, पॉलिटिकल रीडिंग्स पढ़ने शुरू की, पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाना शुरू किया, तब समझ में आने लगा कि नहीं, जो जिस तरीके की धारणा थी, अगर
वाकई में हार्डवर्क करने वाले को ही तरक्की मिलती, उससे ही डिसाइड होता कि वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में होगा। तो सबसे ज़्यादा तरक्की हमारे देश में तो किसान और मजदूर को ही मिलती, तो क्योंकि उनसे ज़्यादा तो हार्डवर्क कोई करता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव आए हैं वो धीरे धीरे ही हुआ है, और कुछ पढ़ाई की वजह से हुआ है, कुछ खुद की कोशिश की वजह से हुआ है, और बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा जो आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उनसे बातचीत रही है, उससे मेरे रवैये में बहुत सारा चेंज आया, एंड दैट्स वाई। और अभी का जो चेंज है वो तो चल ही रहा है, और मुझे लगता है कि इंसान को ग्रो करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और वही शायद हुआ है। मैं शायद कोशिश कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ, तो और भी बहुत कुछ है आगे दुनिया में सीखने के लिए। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। अच्छा, मेदुसा को जानते हैं कि वो सटायर करती हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि जेएनयू की पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा मेदुसा क्या है? ये नहीं, हमें लगा था कि अब किताबें पढ़ने का बहुत बचपन से शौक है, तो हमें लगता था किताबें पढ़ेंगे और उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, जवाब देंगे। उसके बाद जब साथ साथ में बैकग्राउंड रीडिंग बोल के एक चीज हुआ करती थी, वो भी पढ़नी पड़ी। उसमें मार्क्स पढ़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ रहे हैं, जेने पढ़ रहे हैं, वेटिंग फॉर गॉड सैमुअल बेकेट पढ़ रहे हैं। तो हमको लगा था ये क्यों पढ़ने की जरूरत है, हमसे किताब पढ़वाओ, उसके बारे में जवाब वो करो, बस काफी है। तो एक किताब की रीडिंग करनी पड़ती थी, उससे हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम हुए थे, और उसी में मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट मेड जो मेड्यूसा का जो, वैसे इनफैक्ट मेरा जो कैरेक्टर, मेरा जो नाम है मेड्यूसा जो है, वो भी मेरा खुद का चुना हुआ नाम है। मेड्यूसा एक ऐसी सो कॉल्ड राक्षसी का नाम हुआ करता था, जिसके बाल सांप, वो बहुत खूबसूरत एक महिला हुआ करती थी, और एक भगवान थे डेमीगॉड, जिन्होंने जो उनकी तरफ आकृष्ट हुए थे, तो उनकी डेमीगॉड की वाइफ बहुत गुस्सा हो गई थी, और उनका एक मंदिर, उन्हीं की मंदिर में, अथीना के मंदिर में उनका मेड्यूसा का जो है उनका रेप हुआ था, और उसके चलते विक्टिम ब्लेमिंग करके ये वहां से शुरू हुआ। वहां पे उनको ये श्राप दिया गया कि अब तुमको कोई आदमी नहीं दिखेगा, और तुम्हारे सर के बाल इस तरह के स्नेक्स के हो जाएंगे, एंड देन एवरीबॉडी विल टर्न इनटू स्टोन। बट मेड्यूसा ने अपने जीवन को इस तरह से जिया उसके बाद, और उसके बाद जो फेमिनिस्ट राइटर्स हुए, उन्होंने उनके कैरेक्टर को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि वो एक सर्वाइवर हैं, और वो उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने आप का रीइन्वेंट किया। शी बिकेम सो पावरफुल, पीपल बिकेम सो जेलस ऑफ दैट पावर, लोगों को इतनी ईर्ष्या होने लगे कि उन्होंने उनके बारे में इस तरीके की कहानी, ये इंटरप्रिटेशन से बात की, जो लिटरेचर में है वो अलग है, जो इंटरप्रिटेशंस हुए हैं बाद में वो अलग है। तो मुझे उनका वो इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज शी स्टार्टेड एज अ विक्टिम, बट देन शी बिकेम अ पावरफुल पर्सन, एंड देन शी बिकेम अ प्रोटेक्टर एंड सर्वाइवर एंड अ प्रोटेक्टर। तो मुझे वो बहुत अपील करता है, इसलिए मुझे, और सबवर्जन करने का जो तरीका होता है ना, कि अगर समाज तुमको कुछ सोच रहा है, लेकिन तुम समाज की उस सोच को पकड़कर उसको अपनी ताकत बनाते हो, तो ये मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा मेटाफर है, जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एंड अदरवाइज लैंग्वेज की जो बात है, मैं एक भाषाविद हूँ, मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है। भाषाओं की जो बनावट होती है, उनका जो साइंस है उसके पीछे, कि ध्वनियां कहाँ से आई है, शब्द कैसे बनते हैं, जैसी आपकी सोच है उस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल करते हो। तो ये सवाल जो है ये बहुत मुझे अपील करता है, उस हिसाब से मैं अपनी कक्षाओं में पढ़ाती भी हूँ इस चीज़ को। और लैंग्वेज का जेंडर के साथ जो कनेक्शन है, लैंग्वेज का कास्ट के साथ कनेक्शन है, रिलीजन के साथ कनेक्शन है, समाज के अलग अलग तबकों के साथ, क्लास के साथ कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा पाती हूँ और उनको सिखा पाती हूँ कि देखो, जिस भाषा का तुम इस्तेमाल करते हो बहुत ज़रूरी है उसको समझना। अगर वो प्रेस्टीज भाषा है तो वो क्यों प्रेस्टीज भाषा है, उसको बोलने वाले लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे आप क्यों मानते हो, और अगर कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, कोई लोकल भाषा बोल रहा है, उसको आप क्यों निचला मानते हो, नीचे का मानते हो। ये सारी चीजें आपकी सोच को, और नॉट जस्ट आप एज एन इंडिविजुअल, बट आपकी समाज के सोच को भी दर्शाती हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं मीडिया में या सोशल मीडिया में जो करती हूँ वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। दूरदर्शन के अलावा आप जो एक सटायर भी, मतलब सटायर कहेंगे उसको, एक शब्द जो आप समझाती हैं आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसका क्या रीजन है? आप बड़े आसानी से समझाते थे, मुझे वो सुधीर चौधरी वाला याद है, मुझे याद नहीं आ रहा वो शब्द क्या इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से भी आप इतना ईजी कैसे समझा पाती हैं और कैसे सोच पाती हैं? क्योंकि ये जो शिक्षक वाला जो मेंटालिटी और शिक्षक वाला जो एक पर्सनालिटी है ना, वो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हूँ अपने आप को उससे। सिखाने वाली एक वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों को, जैसे हमारे देश में तो गुरु को बहुत ऊपर का स्थान दिया जाता है, बट मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ कि आपके जो गुरु हैं
उस पे उनकी इज्जत इस बात से नहीं होनी चाहिए कि वो गुरु हैं, उनकी इज्जत इस बात से होनी चाहिए कि वो कितना आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि एज अ टीचर मैं अपने आप को हमेशा मुझे अप टू डेट रखना, और अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको मुझे कोई एग्जाम्पल देके समझाता था, मुझे एकदम तुरंत समझ में आ जाता था। तो आज के समय में मुझे लगता है कि हमें लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है, विभिन्न तरीके का डिस्क्रिमिनेशन समाज में है, उस चीज़ को जो समझाना स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा, और समाज में हर कोई, एवरी पर्सन इज़ अ स्टूडेंट अगर आप उस हिसाब से देखो तो, एक टीचर की नज़र से अगर आप देखो हर कोई स्टूडेंट ही बन जाता है। तो वो पर्सनालिटी अपने आप से मुझे सेपरेट नहीं कर पाती हूँ मैं, और क्योंकि अंग्रेजी की टीचर रही हूँ, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की टीचर रही हूँ, और अभी लिंग्विस्टिक्स की टीचर हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो पर्सनालिटी अलग नहीं हो पाती, और मैं एग्जाम्पल देके लोगों को, और उन एग्जाम्पल्स को पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग देके लोगों को समझाने की कोशिश करती कि देखो ये ऐसा है, इसकी सच्चाई ये है। तो साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत सोशल मैसेज भी चला जाए तो वो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है। इसलिए ऐसा कौन सा वो वीडियो था जो एकदम से क्लिक हुआ और वो बाहर आया, सबको पता चला कि मेडूसा भी कुछ वीडियो इस तरह का बनाती है? जब से पेंडेमिक का पहला लॉकडाउन था तभी मैंने शुरुआत की थी, और उस टाइम पे बहुत ही एक सेल्फिश कारण से शुरुआत हुआ था, क्योंकि पेंडेमिक के समय मेरे मेंटल हेल्थ की बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देश के नागरिक होने के नाते मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक हजारों किलोमीटर का सफर करके एक तरफ से दूसरी तरफ माइग्रेंट लेबरर जो थे वो जा रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही किसी के लिए। और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा प्रिविलेज्ड है कि मैं घर पे बैठी हूँ, मेरे को ना सैलरी की टेंशन है, ना किसी और चीज का, ना खाने पीने का टेंशन है, सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल है इतने मुश्किल समय में भी। तो अपने प्रिविलेज, जैसे वो सर्वाइवर्स गिल्ट भी एक होता है कि आप कैसे बच गए, तो उस समय में जो अंतर्द्वंद था और जो खुद को देखने की और समझने की और ये सारी चीजों को कि मेरा प्रिविलेज कहाँ से आया है, ये सब से सोचना शुरू किया, तब मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था। और उस टाइम पे ये मुझे सजेस्ट किया गया था कि आप अगर इसको लिखना शुरू करें तो शायद इट विल बी इजियर फॉर यू टू कम टू टर्म्स विथ व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने लिखने की जगह सोचा कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज लिखना उतना ज़्यादा फेसबुक पोस्ट्स वगैरह होते हैं, उतना ज़्यादा वो नहीं फैल नहीं पाता, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था माइग्रेंट लेबरर्स वाले क्राइसिस के बारे में ही। इनफैक्ट नहीं, शुरुआत में दिल्ली रायट्स जब हुए थे, दिल्ली रायट्स के समय में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर इतनी भड़काऊ बातें कही थी जिसकी वजह से दिल्ली रायट्स तक का वहां तक लेवल पहुंचा था। उस समय में मैंने कंजंक्शंस पे एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से कथनी और करनी में जो डिफरेंस है उसको मैंने कंजंक्शंस के थ्रू समझाया था। कंजंक्शन जैसे एंड होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, तो आई यूज्ड सेंटेंसेस जिसमें इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल हो, लेकिन पॉलिटिकल एग्जांपल्स थे। वो मेरा पहला वीडियो था, और फेसबुक पे तो मेरे शुरुआत के सारे वीडियोज ही ऑलमोस्ट 100K 200K व्यूज तक गए थे। आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग वायरल, बट दे वेंट फॉर दोज, उतने काइंड ऑफ नंबर्स पे गए थे। उसके बाद हाथरस का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें मेरा एक वीडियो था जिसमें काफी ट्रोलिंग भी हुई थी बहुत ज्यादा, बिकॉज उसमें क्योंकि हाथरस की जो महिला थी जिनके साथ बलात्कार हुआ था वो दलित महिला थी, और लैंग्वेज में जब आप कभी भी इस तरीके के क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, आप कर्ता को छुपा देते हैं, आप सब्जेक्ट को छुपा देते हैं, आप कहते हैं कि वुमन वाज रेप्ड, यू डोंट से हु वाज द पर्सन हु डिड द डीड, तो वो कभी हमेशा गायब हो जाता है। तो मेरे वीडियो का ये पॉइंट था कि नहीं, आप बोलो किसने किया है। And then I had given sentences how there were upper caste men who raped a Dalit woman, there were upper caste men who burnt her corpse। तो इस तरीके के मैंने वीडियो वो बनाया था, तो वो काफी शेयर हुआ था। तो ये 2 साल पहले की बात है, जब शुरुआत में वो था वीडियोस के थे, फिर मैं वीडियोस बनाती रही। हमेशा से मैंने इस चीज़ की परवाह किए बिना कि वीडियोस के कितने व्यूज़ है, क्यों क्या नहीं है, क्योंकि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। मेरा एक बहुत सेल्फिश कारण था कि मुझे अपनी बात कहनी है। मैं इस चीज़ को अगर दिल में दबा के रखूंगी और चिंता करती रहूंगी तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, और जब भी कोई चीज़ परेशान करती थी, कोई मेरा, जैसे अब भी अगर आप देखेंगे, कोई मेरा टाइम टेबल नहीं है कि इस दिन ही निकलेगा। जैसे दूरदर्शन शुरुआत में मैंने सैटरडे को निकाला था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है कि मैं उसको इमीडिएट उसके बारे में बात करूँ। तो इसीलिए कोई टाइम टेबल उस तरीके का सेट नहीं था।
तो धीरे धीरे मैं बनाती रही. बट लास्ट दिस ईयर 2022 में बिकॉज ट्विटर पे मेरे ऐसे ही 700-800 टाइप के फॉलोअर थे जो सब दोस्ती थे या जान पहचान के लोग इस तरीके के थे. तो मुझे याद है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था एक. उस ऑपरेशन के बाद मैं काफ़ी लो एनर्जी, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, आपको बेड पे ही रहना है. तो मुझे लगा था कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट. सब कुछ तो हो ही रहा होगा, कुछ तो करते ही रहते हैं ये लोग, तो कुछ तो हो ही रहा होगा. तो मैंने सोचा मैं करती हूँ. तो मैंने एक वीडियो, हाँ, भारत जोड़ो की शुरुआत, साड़ी भी मतलब क्या, नीचे पजामा था बस, ऊपर का ऊपर की मैंने, हाँ, मम्मी ने देखे, बोले कर क्या रही हो तुम. तो ऊपर ब्लाउज और पजामा साड़ी थी, और बस वीडियो लगा के मैं धीरे धीरे करके. और पहले था कि मैं पहले के जो उसके पहले 2-3 दूरदर्शन के वीडियोस बने थे, उसमें मैंने बहुत कोशिश की थी पीछे का बैकग्राउंड सफेद कलर का कपड़ा रख के सामने लैंडस्केप में शूट करके वैसे करके करने का. फिर मुझे सोचा रहने दो, पोर्ट्रेट में बनाती हूँ, एडिटिंग में देख लूंगी. तो मैंने पोर्ट्रेट में बनाया और वैसे करके उसको उसी तरह से मैंने जैसे नॉर्मल जैसे मैं अपना वो एडिटिंग करती थी वैसे करके मैंने उसको डाल दिया. फिर वो पता नहीं क्यों दैट वीडियो क्लिक्ड अ लॉट. और शुरुआत से मेरे कुछ ट्विटर में कुछ लोग थे जो मेरा हर वीडियो शेयर करते थे शुरुआत से ही. और कुछ ऐसे मतलब उनकी से कोई जान पहचान नहीं है मेरी, कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, कोई किसी तरीके का, उनको बस वो वीडियोस अच्छे लगते थे तो वो लोग शेयर करते थे. उसी दिन उन्हीं में से किसी एक ने शेयर किया, तो इट वॉज पिक्ड अप बाय अ फ्यू सीनियर जर्नलिस्ट, जैसे परंजॉय गुहा ठाकुर है, उन्होंने पिकअप किया था. ओम तन्वी सर है, उन्होंने पिकअप किया. फिर उन्होंने शेयर करना शुरू किया. फिर उनसे 2-3 लोग बड़े लोगों ने शेयर किया और वो किया. फिर मुझे उसी समय में 900 से 1400 फॉलोअर पहुंचने तक में, जब मुझको रवीश कुमार ने फॉलो कर लिया, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. एंड सडनली पीपल स्टार्टेड शेयरिंग दोज वीडियोज एंड शेयरिंग, पुराने वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं फिर लोग. फिर उनको समझ में आ रहा है कि ये तो काफी टाइम से बना रही है और ऐसा नहीं है कि अभी ही शुरू किया है. Been doing it for 2 years, but now people have started noticing. But मुझे ऐसा लगता है कि as far as the content of my videos is concerned, जो ओरिजिनल मेरा थॉट रहा है कि कोई जाति अगर कहीं पे भी हो रही है, उसके विषय में मेरे लिए बात करना जरूरी है, और वो एक अंडरलाइनिंग है, इसीलिए उसको मैं फॉलो करती हूँ और उसी तरह से मैं वीडियोस बनाती हूँ. और वैसे ही अभी भी, अब आई होप सो कि आगे भी चलकर जो कि इस तरीके का एक फीलिंग मेरे मन में ना आए ना कि इतने सारे लोग हो गए हैं, कुछ कह दिया तो कोई नाराज हो जाएगा. ये फीलिंग मेरे मन में ना आए, वही मैं सोचती हूँ कि आई होप आई मेंटेन दैट. अच्छा, तो आप इतने सारे जो सटायर बनाते हैं, तो क्या आगे भी कुछ सोचा है? क्योंकि आप जैसे मैं देख रही हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट की हैं, ठीक है, जितना मैं जानती हूँ नॉर्थ ईस्ट की हैं. तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट की जब आप बाहर निकलती हैं तो क्या उसके लिए भी आपको असमानता झेलनी पड़ती है? और आप जिस तरह का सटायर बनाती हैं, तो कई तरह के लोग हैं जिनकी विचारधारा के अगेंस्ट आप बनाती हैं, तो उन लोगों को कैसे जवाब देती हैं? उन लोगों को कैसे फिर आप हैंडल करती हैं? ट्रोल्स तो आते ही हैं, ट्रोल्स आते हैं, और मेरा लेकिन बहुत एक सिंपल वो है कि मैं ब्लॉक बहुत जल्दी बहुत तुरंत कर देती हूँ. क्योंकि पहली बात तो यह है कि चूंकि फॉलोअर्स का कि कितने हैं वो ज़्यादा इतना मायने नहीं रखता. जो लोग जुड़े वो सही लोग जुड़े. और अभी तक मैं बहुत ही प्रिविलेज रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरी ही विचारधारा के हैं. उनसे बात करके, उनसे कॉन्वर्सेशन करके, जैसे ट्विटर पे जो कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाती मैं, लेकिन जो भी दिखता है मुझको कमेंट्स, मुझे पता है कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं अभी भी वो सही लोग जुड़ रहे हैं. और उसमें अगर कभी भी कोई कॉमेंट है, जैसे आज ही मुझे एक कॉमेंट आया है मेरे एक वीडियो पे कि ये चाइनीज लड़की मुसलमान है क्या, तो उनको मैंने देखा, वो मुझे फॉलो भी करते हैं, बट देन इट डिडंट, मतलब मुझे कोई उनका कमेंट रहना ना रहना या उनका एज ए फॉलोअर रहना नहीं रहना मेरे जरूरी नहीं है, तो तुरंत ब्लॉक हो गए वो. उनको आगे के वीडियोस नहीं दिखेंगे. बहुत उनको दिक्कत होती है कि एक चाइनीज लड़की हिंदी में बोल रही है तो उन्हें दिक्कत होती है, तो इसीलिए वो उस तरीके का ये तो ऑनलाइन उसकी बात हो गई. बट जहाँ तक रियल लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि मैं बहुत ही एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. तो इवन दो मैं नॉर्थ ईस्ट से आई थी, मैं ड्यू में थी पहले. ड्यू में एक क्लोज्ड कैंपस था हमारा, हॉस्टल में रहती थी. वहाँ पे कभी भी इस तरीके का मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा. पहले सवाल में पूछा था कि क्या पहले से आपकी विचारधारा ऐसी थी, तो उस समय में मुझे लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और
जो लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कोशिश नहीं करते हैं कि वो नॉन नॉर्थ ईस्टर्न से या अपने कम्युनिटी से या अपने लोगों से बाहर जाकर दोस्ती करे। ऐसी मेरी थॉट प्रोसेस हुआ करती थी। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं अपने मात्र अकेले के एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस को नहीं जज कर सकती, और अगर कोई कह रहा है तो आपके लिए उसको सुनना जरूरी है। और उसको अगर मान लीजिए आप नहीं भी समझ रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है कहीं भी वो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऐसी चीजें होती हैं। और आप उनको, ठीक है, अगर आप उनको हटाने के लिए या उस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक्टिवली खुद नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम द लीस्ट यू कैन डू इज लिसन टू देम। अगर कोई कुछ कह रहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नहीं हुआ है और इस तरीके का हुआ है, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू दैट। और अभी बिकॉज आई हैव अ प्लेटफॉर्म, कुछ लोग सुन रहे हैं मुझे, तो मुझे अभी लगता है कि उस डिस्क्रिमिनेशन को बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बारे में समझना, उसके बारे में पढ़ना, उस दायित्व के साथ ही मैं अपने वीडियोस में बनाती हूँ, अपने सटायर्स को लिखती भी हूँ उसी तरीके से। बिकॉज हमेशा आपके साथ ही कुछ हो तभी आप कुछ बोलोगे, ये जरूरी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जवाबदेही किसी से मांगना, और जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं ना। मतलब अगर आपके साथ नहीं हो रहा है बट आप कुछ उसका अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, तो यू आर इन अ वे बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टेटस क्वो विच इज देयर। तो आपके प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है, और मुझे लगता है शायद मैं सीख रही हूँ अपने प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करना, और मुझे लगता है दूसरों को भी सीखना चाहिए। इसीलिए और इसी तरीके से अपना सटायर को मैं क्या कहते हैं उसको फ्रेम करती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई डील विथ जो लोग जो पॉइंट आउट करते हैं ना कि तुम क्यों बोल रही हो, या तुम यहाँ की नहीं हो, या तुम अगर बोल रहे हो तो तुम इसके फेवर में हो, या तुम हमारी नहीं हो। तो उनके साथ भी इसी तरह से मुझे लगता है मेरे वीडियोस डील करते हैं। तो आगे चल के क्या इस तरह के वीडियोस आएंगे? क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रही हैं उसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि आप बराबरी में विश्वास करती हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है इंडिया में, अलग अलग जात हैं, अलग अलग धर्म हैं। तो क्या आने वाली वीडियोज में भी इस तरह का कुछ होगा, जैसे बहुजन आइडियोलॉजी को होगा या कुछ उस तरह का कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं एक तो पहली बात तो है कि मुझे मूक नायक के साथ काम करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। बिल्कुल ये हमारी खुशनसीबी होगी। मैं बिल्कुल ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी हम लोगों की बात हो रही थी कि क्योंकि मैं सो कॉल्ड जो मेरे साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं इस विषय में बात करने के लिए भी। लेकिन फिर आपने मुझको समझाया तो मैं समझ गई। डिस्कोर्स क्रिएशन से होता क्या है कि जो बंदा जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, वो उसके पास ऑल्टरनेटिव रहते हैं। क्योंकि अगर जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स जो है, जो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी है, सिर्फ उसी के बारे में अगर बात हो, तो जो बंदा है जो बिल्कुल क्लीन स्लेट जैसा है, जिसको अभी किसी तरीके का उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है या सोशल आइडियोलॉजी नहीं है, उसको समझने के लिए कि नहीं ये मेन स्ट्रीम है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ये आइडियोलॉजीज भी हैं, ऑल्टरनेटिव ये ट्रूथ्स भी हैं, ये सत्य भी हैं समाज में कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो उनको उसके लिए वो ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी तरीके से, अपने पोजीशंस के साथ, अपने प्रिविलेज के साथ इस तरीके का कुछ बना पाऊं जिससे एक ऑल्टरनेटिव डिस्कोर्स तैयार हो, वो मेरी खुशनसीबी होगी, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू दैट। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, जिस तरह का आप सटायर करती हैं, तो क्या शासन प्रशासन का भी कोई प्रेशर रहता है कि नहीं तुम ये नहीं करोगी, या इस तरह के करने से आपकी नौकरी को, आपकी फैमिली को कभी डर लगता हो कि मैं दूसरा ये तुम क्या कर रही हो, इससे हमें नुकसान हो जाएगा? वो पापा मेरे बहुत इनकरेज है कि नहीं बेटा तुम करो। मम्मा थोड़ा डरती है कि नहीं तुम संभल के बोला करो, ये क्या कह दिया तुमने, ऐसा मत करो। और वो काफी मुझको मतलब शी इज वेरी वरीड, शी गेट्स वेरी वरीड अबाउट मी। और हस्बैंड का क्या है कि वो कहते हैं कि देखो मैं तो जेल के पास में प्लॉट देख रहा हूँ, तुम वही रहना, मैं बगल वाले प्लॉट में घर बना लूंगा, तुमको मैं रोज खाना पहुंचाया। क्योंकि मैं बहुत मुझे बहुत खाना वाना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके के कुइजीन पसंद है। और मुझे मतलब जो थाई खाना होता है ना, थाईलैंड का खाना, मुझे वहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। खुद भी बना लेती हूँ घर पे, मैंने लेमन ग्रास, नींबू का पत्ता वगैरह सब कुछ और उगा रखा है, जो जब मुझे मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुमको जेल में नहीं मिलेगा बेटा ये सब, तो तुम अभी से आदत डालो, रोटी सब्जी खाने की आदत डाल लो। और तो वो उनका कोप करने का तरीका है। वो ही हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। पापा भी बहुत सपोर्टिव, भाई भी मेरा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है।
और हमारी मेरी एक दोस्त भी है कस्तूरी, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूशन की बात है जहाँ मैं नौकरी करती हूँ, मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है कि इवन दो मैं उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ और